सभी लोग? बढ़िया एग्जाम? चलिए अच्छी बात है। तो ये आज है हमारा सेकंड डे ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, हमने पहली क्लास में कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे इवन नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 to 100 के बीच में, और कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी चीजें हमने अभी पहला लेक्चर में जो पढ़ी थी वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि वो बोर्ड्स का आता है। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के बेस पे कुछ चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एनसीईआरटी अभी स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो फिर से यहाँ से हम एनसीईआरटी में से एकदम बेसिक चीजें से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। पहले स्टार्टिंग में आएगा हमारा नंबर्स। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या है हमको जानकारी पता ही है, 1 2 3 4 के अगर वैल्यू माइनस में चले जाए तो इसमें रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता ही होगी। अब देखिए ये जो पार्ट है, अब इसके बाद में क्या होगा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो दो पार्ट में कौन से भैया? ठीक है, पहला जो पार्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, जो हमारा 10th का चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये जो भी इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका हायर सेकेंडरी में आता है, जैसे कि 11th और 12th के अंदर। कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, कि अगर ये चीज हम लोग देखेंगे एक बार इसके ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, ठीक है, जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें थोड़ी बहुत क्लियर कि इमेजिनरी नंबर्स होता है क्या है। ठीक है, अब दूसरी जो पार्ट हमारा है रियल नंबर्स, हमारा आज का टॉपिक है या फिर आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो उसके बारे में देखते हैं कि रियल नंबर्स होता है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट्स में ये चीज डिवाइड हो जाएगी कि रियल नंबर्स दो अलग-अलग भाग हैं। अब वो कौन से रहेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। उसमें से एक रहेगा वो रहेगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मतलब, ठीक है, ये तो सबको है ना बड़े आराम से पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो p by q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात सबका ना पहली बातें पता होगी कि p by q के फॉर्म में जो लिखते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, और उसमें एक कंडीशन भी लगती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी चीजें तो सबको पता थी कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब जो आगे बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कि ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत ढंग से पढ़ी हुई थी कि इरेशनल नंबर होता है क्या। लेकिन फिर भी हम लोग उसके एक बात देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे कि ये पहला तो ये जो p by q के फॉर्म में ना हो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब p by q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे रिपीटिंग टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, उसके अलावा ठीक है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं कि हम लोग कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रिपीटिंग वाले टर्म्स का मतलब है कि जो नंबर बार-बार एक ही नंबर बार-बार अगर रिपीट होता है उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे अगर मैं लिखूं 0.3333 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब जो नंबर कभी रिपीट ना हो, जैसे 3 4 5 7 9 8 ये डॉट डॉट। अब यहां देखो कोई भी नंबर एक दूसरे के रिपीट कभी नहीं हो रहा, पहले 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। ये चीज हमें इतनी चीजें पता चल गई कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जो नंबर कट जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं 1/2 लिखूं तो उसकी वैल्यू तो हमको पता है कि 0.5 आएगी। दिख रहा है 5 एंड उसके आगे ना तो नंबर आ रहा है, ठीक है, ना ये कहीं पे एस्टेट हो रहा है। तो जो टर्म्स कट के एक पॉइंट नंबर आ जाए, ठीक है, एक पॉइंट के बाद जो नंबर आ जाए उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखा जाए तो 1/3 के इसको अगर कट करेंगे इसका आंसर आएगा 0.3333। ये चीज नहीं कि आपका 6 कट गया, ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये आगे तक और जाएगा। मतलब ऐसे नंबर से कभी कटेगा, ठीक है, ये और आगे तक जाएंगे, वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको क्लियर कीजिए कि रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर ना एक बड़ी आसान भाषा में देख सकते हैं, इरेशनल नंबर उनको बोलते हैं कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैंने NRNT लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर
इरेशनल में काउंट करते हैं। अब यहाँ को एग्जांपल भी लिख देते हैं इरेशनल नंबर के, ठीक है। सबको पता होगा कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 या फिर अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे p लिख देता हूँ, p का मतलब हम लिख देंगे प्राइम नंबर। अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। उसके अलावा एक पाई, ठीक है, पर एक्सेप्टर उसके आगे भी होते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं कि पाई और उसके आगे क्या है जो भी है, ठीक है। यहाँ से और फर्दर अगर हम लोग देखे जाए तो ये क्या रेशनल नंबर आ गया। अब रेशनल नंबर का मतलब तो सबको पता है जो भी बाई के फॉर्म में 2 is not equal to 0। अब ये भी आगे फर्दर डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट कौन से, इसमें से एक को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शंस। इसमें है ना कोई बड़ी 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है, बहुत वर्ड हार्ड लग रहे हैं या फिर ये सब चीज आपको बचपन में ना ढंग से पढ़ी है, आपके चैप्टर्स में ही थे। अगर आपने बचपन में थोड़ा सुधार से पढ़ा होगा तो, ठीक है। फ्रैक्शंस मतलब जो भी भाई मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है, 1/2 के फॉर्म में 3/4 5/6 ये सारे फ्रैक्शन हो गए। इंटीजर्स आपको पता है, आपने एक परसेंट नंबर लाइन जैसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें 0 बीच में आता था, 1 2 3 साइड में आते थे, ठीक है। उन्हीं को हम लोग बोलते थे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी क्या है, थोड़ा और अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। अब और अंदर घुसने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा और अंदर मतलब है तो ये क्या रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर से दो पार्ट में कैसे सर देखते हैं, तो उसमें से पहला जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। और जो दूसरा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये क्या बात है सर, आपने एक जगह पे नेगेटिव लिखा और दूसरी जगह आपका होल नंबर लिखा, उसके कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव हमने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। पॉजिटिव ना लिखने का कारण ये रहेगा, हम देखिए नंबर लाइन हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं एक्सटेंड करके। ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर कर देता हूँ। आपको ये चीजें दिख रही है, ये साइड जो हमारे है वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये तो दिख रही। अच्छा मैं अगर यहाँ से 0 को काउंट करूँ और यहाँ तक आगे ले जाऊँ तो ये सारे क्या दिख रहे हैं, 0 1 2 3, और 0 1 0 से कहाँ से गिनती चालू की, उनको होल नंबर बोल देंगे। मैं ऐसा पॉजिटिव भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं 0 की बात देखता तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखो ना तो 0 पॉजिटिव में आया होगा और ना ही नेगेटिव में, 0 तो अपने में ही गलत चीज है। इसलिए मैं इस 0 को साथ में काउंट करके उसको क्या लिखते हैं, एक होल नंबर लिखते हैं। यहाँ लिखा होगा होल नंबर, फिर से इसको थोड़ा अंदर जाते हैं, क्या आ जाएगा होल नंबर, एक तो आ जाएगा 0 और दूसरा आ जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये भी आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब इसी चीज को इसी साइकिल को ना रिवर्स चीज में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब है नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर मतलब जो सेट 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, सॉरी नेचुरल नंबर बोलेंगे। अच्छा इन्हीं में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा इस चीज को हम क्या होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और वही अगर मैं इन्हीं होल नंबर से अंदर वापस में ऐड करूं तो इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर से अंदर फिर से मैं अगर फ्रैक्शंस को ऐड करूं तो रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर अगर फिर से रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को जोड़ो तो वहां का हमारा क्या है चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, रियल नंबर्स कहां है कैसे है, ठीक है। चलिए इतना झांकिए नोटबुक में, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कीजिए। तो आगे यहां ठीक है, अब ये है अपना ठीक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये चीज लिख लीजिए। ये चीज के नाम बड़े और दर्जन छोटे वाले काम है, नाम बहुत बड़ा छोटा दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन है एकदम बस छोटी सी चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस उसे पढ़ते हैं थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। Every composite number can be expressed as the product of primes, ठीक है, and factorized is unique, ठीक है, apart from order in which the prime factors can occur, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं ना बड़ी जरूरी, जैसे यहाँ देखा आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब, ठीक है, ये जो यूनिक है फैक्टराइजेशन सबका यूनिक होगा, ठीक है, ये चीजें कुछ है ना जरूरी। अब इतनी अंग्रेजी हम पढ़े उससे अच्छा हम लोग समझ लेते क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये कुछ नहीं है कि यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर जैसे 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, ये हमारे पास क्या कुछ कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे इस थ्योरम के कहने का मतलब कुछ नहीं है, इस
थ्योरम के कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे ये अगर हमने 4 लिखा है तो 4 का मूल्य ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 into 2 2 to 4, ये लिखे 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा। अगर मैं 6 की बात करूं ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, 3 into 2, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि 4 2 8, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये 4 के कंपोजिट नंबर, आप ये भी तो देखो कि 4 को हम लोग और पार्ट में ऐड करेंगे तो 2 into 2 होगा। इसको मैं अगर 2 into 2 into 2 लिखूंगा तो ये दिख रहा है, ये तीनों चीजें एक कंपोजिट है, 2 भी कंपोजिट को सॉरी 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब आगे 9 की बात करें तो 3 into 3 एज इट इज सब प्राइम है, 5 2 10, ठीक है, 6 2 12, ठीक है। अब ये मत बोलना 6 कंपोजिट है तो ये 3 2 6, ये भी प्राइम में चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे 14 है तो 7 2 14। तो यहां पर इस थ्योरम के कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर को, अगर आप कोई कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन मतलब या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कि आप कोई कंपोजिट नंबर ले लो और अगर आप मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट निकालना चाहोगे या फिर फैक्टराइजेशन करना चाहोगे तो वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर से रूप में ही मिलेगा, वहां पे आपको कंपोजिट नंबर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर पूरे 6 है तो ये कंपोजिट है, तो ये अगर उसको वापस प्रिंट आउट करें तो ये प्राइम नंबर्स के अंदर आ ही जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं, हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखने वाले हैं जो कि थोड़ी बहुत बेसिक है। अगर हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम की बात करें, ठीक है, ये तो बचपन में ना हर बच्चे ने सीखी होगी और ये 100% सच है कि हर बच्चे को ये आती भी होगी। अब ये बात भी ध्यान रखें कि एचसीएफ का मतलब एक और नाम होता है जिसे जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, इस नाम से भी बुलाया जाता है। आप एचसीएफ लिखो या फिर जीसीडी लिखो, दोनों एक ही बात है। आप है ना कोई भी एग्जाम आप देखो अगर वहां पे जीसीडी लिखा हो तो आप वहां ना हटवाइएगा मत या फिर थोड़ा सोचिएगा कि हां भाई जीसीडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बौखलाने वाले से कोई बड़ी बात नहीं कि क्या है क्या नहीं, उसका सिंपल मीनिंग ही कुछ नहीं, उसको एचसीएफ लिखा जाता है, जीसीडी को ही एचसीएफ कहा जाता है, एचसीएफ को जीसीडी कहा जाता है। और उसके अलावा एलसीएम ये चीजें ना आप बचपन में ना भली भांति पढ़ के आए होंगे, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी में से जाके ना, तो ना पता चले कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट्स मूव टू द कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हमें समझ में आए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, तो उसे करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात आप ना बड़े सोचिएगा कि आपको जैसे आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठे और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप उनके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरा नहीं पढ़ने वाले, आप नोट्स पढ़ने वाले, तो आपको नोट्स पढ़ने में ना आसानी होगी, ठीक है। तो हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड LCM of the following integers, ठीक है, of the following integers, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये चीजें भी ना प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जहाँ तक मुझे पता आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में बड़े अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कुछ नहीं होता, अगर मैं बोलूं कि मैं पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो सिंपली उसका एलसीएम या एचसीएफ में निकालनी है, ठीक है। जैसे कि 2 6 या 2 6 3 3 1, तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं, आप बौखला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसे जरा रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 12 15 and 21, another one is 17 23 and 29, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और है जो कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आए। चलिए दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। जैसा आप लोग लिखा है 12, ठीक है, 15 and 17 21, ठीक है। इनका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक एचसीएफ एंड दूसरा एलसीएम, ठीक है। पहले मेरा सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मतलब क्या आ जाएगा, जैसे मैंने 12 का निकाला,
ठीक है, कितना आया 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल भाषा में बोले हैं वैसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ आ गया 6 2 3 3 कट गया 1 आ गया। अब दूसरा है हमारे पास 15। ठीक है, 15 से अगर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आ जाएगा 3 5 5 and 1, then 21, ये 3 7 7 and 1। ठीक है, अब ये चीजें है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये चीज है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है एलसीएम का मतलब। ठीक है, अब हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, 12 का मतलब क्या आ गया हमारा फैक्टर्स 2 का स्क्वायर इनटू 3 देन 15 लिखेंगे तो 3 इनटू 5 एंड 21 का लिखेंगे तो 3 इनटू 7। ठीक है, ये हमने से फैक्टर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। चलिए ठीक है, हम लोग अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए। अगर एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनमें जितने भी सब में कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं हमें वही लिखना। आप देख सकते हैं इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहां पे आपसे बोलिए कि 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया उसकी जो पावर होनी चाहिए वो सबसे लोएस्ट होनी चाहिए। वो हम लोग फर्दर आप लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे लोएस्ट बात क्या है कि यहां पे 1 में 1 है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। मतलब 12 15 और 21 की अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को पता है सारी चीजें आने वाली है। हां, ठीक है, जैसे ये 3 तीनों कॉमन है तो ये पहले 3 का आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, बचा क्या 5 इनटू 5 एंड 7 इनटू 7। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा ये 4, इसमें 4 लिख देता हूं तो 5 4 जा 20 20 इनटू 7 कितना आएगा 140 एंड देन 140 42 420। तो ये एलसीएम कितना आ गया इसका 420। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए इतनी चीजें आप लिखे छापिए, आप समझिए। फिर हम लोग एक रिलेशन किया है कि हम लोगों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर एलसीएम एचसीएफ ऑफ a b इनटू एलसीएम ऑफ a b इज इक्वल टू a इनटू b। अब इसका मतलब क्या होता है पहले बात तो। ठीक है, मतलब हम लोग एक क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन करके समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये जो है ना आपको ना याद रहना चाहिए ना एकदम जुबान पे। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये एलसीएम ऑफ a b इनटू एलसीएम ऑफ a b इज इक्वल टू a इनटू b होता है। ये आपको पहली बात ही याद रहना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज लगती है वो यही है। अब एक क्वेश्चन करके समझते हैं इसमें कहां कैसे यूज करते हैं और इसके दूसरे वर्जन में कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि हमारा बोल सकते हैं एग्जांपल नंबर जो 6 दिया हुआ है के पुराने बुक के हिसाब से फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of 6 and 20 by the prime factorization। ठीक है, ये चीज दी गई है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है। पहले आप लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 6 का लगेगा कितना आ जाएगा 2 3 और 1। ठीक है, दूसरा 20 का निकालना जाए तो 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी दिस वाज 5। ठीक है, ये हमारा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें निकालना क्या है, पहली बात हमें निकालना है कि एचसीएफ ऑफ 6, 20 एंड एलसीएम ऑफ 6, 20। ठीक है, अब यहाँ का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसे रीड कैसे करते हैं कि एचसीएफ ऑफ 6, 20 एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल देंगे कैसे। अच्छा 6 का कितना आया था हमारे पास 2 into 3 एंड 20 का कितना आया था हमारे पास, ठीक है, 2 का स्क्वायर into 5। हम लोग एचसीएफ का क्या मतलब समझते हैं कि जो भी कॉमन होता है वो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन दोनों में कितना है 2 है। ठीक है, और वो कितना 2 है। और यहाँ चीज हमें पता है कि जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है तो वहाँ
यहाँ पे जो पावर होती है वो हम लोवेस्ट लेते हैं, एकदम लोवेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इनमें से लोवेस्ट वाली किसकी 1 की, तो यहाँ पे 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के देते हैं, ठीक है। एलसीएम मतलब जितनी चीजें हम उतने लिखेंगे, ठीक है। जैसे जितने नंबर से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 2 into 3 into 5। अब यहाँ पे फिर से उल्टा केस है, एलसीएम बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया तब हमको जो पावर लेनी है वो हाईएस्ट लेनी है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, 2 और 3 की 1 और 5 की 1, ठीक है। यहाँ पावर 2 1 एंड देन 1, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 5 4 जा 20, 20 into 3 कितना आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आया हमारे पास 60। अच्छा यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा एचसीएफ जो है वो 2 आ गया और एलसीएम आ गया 60। तो इस चीज को हम ना एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि इस इक्वेशन से ये जो चीज है वो सही है। हमारी इक्वेशन क्या थी कि एचसीएफ ऑफ a, b into LCM of a, b is equal to a into b, ठीक है। हमारा जो a और b है वो हो जाएगा 6 and 20, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि HCF of 6, 20 into LCM of 6, 20 is equal to 6 into 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं HCF कितना है हमारे पास 2, तो HCF कितना है हमारे पास 2 into LCM कितना है हमारे पास, LCM हमारे पास 60, ठीक है, इज इक्वल टू 6 into 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 into 2 करेंगे तो कितना आएगा 120, एंड यहाँ पे 60 into 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 into 20 करेंगे कितना आएगा 120। दोनों चीजें बराबर आ रही है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हेंस प्रूव्ड कि जो हमारा इक्वेशन है या फिर हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है एकदम सनातन सत्य है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल थोड़ा या फिर इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो